डाउट्स हैं कुछ? एक मिनट ऐसा कर लेते हैं, पहले जो लास्ट टॉपिक है वो कवर कर लेते हैं, फिर डाउट्स लेते हैं तुम्हारा, ठीक है? देखो, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, दो इक्वेशन दी हुई है ना, और दो वेरिएबल है, तो मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकल तो जानी चाहिए, है ना? लेकिन ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, हम तो वही पढ़ रहे हैं अभी तक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं है। तो ये क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा? फिर हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व? सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। कैसे? चलो निकालो, सॉल्व करो। अभी ये क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? कैसे है? एक्स यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है? तो है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? तो फिर नहीं है ना। पहले बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, लेकिन फिर सॉल्व तो लेकिन होना चाहिए, है ना? क्योंकि हमें तो यही पता है कि अगर जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, लेकिन सॉल्व तो होना चाहिए क्वेश्चन। तो ट्राई करो, कैसे तुम लोग सॉल्व करोगे? क्या क्या आई? तो बताओ कितनी आई। तो और क्या बताने, फिर सॉल्व करने का मतलब क्या होता है?
नहीं हुआ। आंसर चेक करना है, इसका आंसर क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ रही है। हम्म अच्छा अच्छा, ये तो मैंने अपने आप से सवाल दिया। ठीक है, अभी आते हैं वापस, दोबारा आते हैं इसमें, जो मैंने किया है उस पर दोबारा आएंगे। ये इक्वेशन थी 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू, बताओ क्या था, 2, और दूसरा क्या था 1/x माइनस 1/y इक्वल्स टू 3। अब देखो, अगर तुम्हारे माइंड में थोड़ा सा अगर क्लिक करे, तुम क्या कर लो, 1/x को u मान लो और 1/y को v मान लो, ठीक है, और इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो जो हमने एज्यूम किया है। तो पहली वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, u प्लस वी इक्वल्स टू 2, और दूसरी वाली क्या बन जाएगी, u माइनस वी इक्वल्स टू 3। क्या ये सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, नहीं हो पाएगा। सॉल्व करके u और v की वैल्यू बताओ मुझे। पूरा सॉल्व करना है, आधा सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। हाँ, क्या वैल्यू आई,
क्या आंसर आया? हम्म, v की वैल्यू कितनी है? -1/2 और u की 3/2। मेरा तो u की वैल्यू 5/2 आ रहा है और v 1/2 आ रहा है। तो 5/2 और 3/2 एक ही बात होती है। और v 1/2 आ रहा है मेरा तो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व नहीं हो रही तुम लोगों से? प्लस माइनस ही तो करना है। कितनी आ रही है u की वैल्यू और v की? ठीक है। और x और y की? u को हमने क्या माना था? 1/x। हमें तो x और y निकालना है ना, u और v थोड़ी ना निकालना है, वो तो हमने अपने आप से एज्यूम किया है। तो अब क्या निकालेंगे? u की मदद से x की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। निकालो x और y की वैल्यू, बताओ आंसर में। x और y की वैल्यू निकालनी है, बताओ। u और v तो आ गया ना, अब x और y निकालो वहां से। वो तो u और v आ रहे हैं ना, x और y निकालना है, x और y। u को हमने क्या माना था? 1/x को माना था ना u, तो वहां से निकालो x की वैल्यू और y की वैल्यू। बताओ कितना आंसर आ रहा है? x आ रहा है 2/5, y आ रहा है -2। ठीक है, दोनों का यही आंसर आ रहा है। हम्म, 1/x की वैल्यू कितनी थी? u थी। u कितना आया? 5/2। अब यहाँ से तुम x के लिए निकाल नहीं पाओगे। और क्या पूछा था सवाल में? 1/x में पुट कैसे करेंगे? मतलब समझा नहीं मैं। हाँ, इसका मतलब क्या है? 1/x इक्वल है 5/2 के। इसका मतलब क्या है? 1/x की वैल्यू 5/2 है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? 2/5। तो वही बोलो ना, इतना आसान से सॉल्व नहीं होगा क्या ये? ऐसी y भी आ जाएगा। y कितना आ रहा था? -2। तो ये हमने कैसे सॉल्व किया है? सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया है ना। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल था नहीं, लेकिन हमने क्या किया? जानबूझ करके बना लिया, कन्वर्ट कर लिया और फिर सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करना तो आता ही है। ठीक है, तो ये मेथड हो गया 2। और जो पहला मेथड था वहां से भी आंसर सेम ही आएगा, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। याद है ना? इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई किया तो पहली इक्वेशन क्या बन गई? x प्लस वाई इक्वल्स टू 2xy। और दूसरी क्या बन गई? y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3xy। अब यहाँ से मैंने x के लिए निकाल लिया y के टर्म्स में और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया, तो y में क्या बन गया? क्वाड्रेटिक बन गया y में, है ना? y में क्वाड्रेटिक बन गया, y में क्वाड्रेटिक बन गया, उसे मैंने सॉल्व कर लिया। तो इसके रूट कौन कौन से है? 0 और -2। लेकिन देखो जो 0 है वो, और मैंने क्या बोला था कि जब ट्रांसफॉर्म करते हैं, अब ये कुछ ऐसी इक्वेशन है नहीं, बाद में चल के क्या होगी? क्वाड्रेटिक बन गई।
तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट करके चेक करके देखते हैं, ऐसा बोला था ना मैंने। अब देखो जीरो जो है वो y की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर ये सवाल लिखा हुआ है तो इसका मतलब साइड में ये भी कंडीशन लिखी हुई है कि x कभी जीरो नहीं है और y कभी जीरो नहीं है ना, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब y कभी जीरो तो हो नहीं सकता है, तो इस वाले को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, और इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से भी देखो y की वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है, और x जब निकालोगे तो कितना आएगा, 2/5 आएगा। तो दोनों मेथड सही है, लेकिन तुम्हें कौन सा मेथड ध्यान में रखना है यहाँ पे, ये वाला मेथड काम का है, समझ में है ना। दोनों से सॉल्व हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, दोनों से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जल्दी किससे सॉल्व हुआ, दूसरे वाले मेथड से। तो ये ध्यान रखना कि अगर कुछ मतलब, तो हमें हमें कैसे क्लिक करेगा कि मतलब कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है नहीं लेकिन बना सकते हैं, कैसे क्लिक करेगा, देखो कैसे क्लिक करेगा, जो दो इक्वेशन होंगी ना उसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा ना वो दोनों में सेम होगा। इसमें क्या है 1/x है, इसमें भी क्या है 1/x है, इसमें क्या है 1/y है, इसमें क्या है 1/y है। मतलब जो x वाला टर्म और y वाला टर्म जो होगा दोनों इक्वेशन में वो सेम होगा। बात आ रही है समझ में। यहाँ पे अगर x होता, यहाँ पे अगर x² होता, तब ये वाला मेथड काम नहीं करता, तब तो हमें कैसे सॉल्व करना पड़ता, जैसे हमने मेथड 1 से सॉल्व किया है। ठीक है, तो इस वाले मेथड में क्या ध्यान में रखना है कि अगर कोई इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है तब भी उसे हम कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जो x वाला टर्म है और y वाला टर्म है वो दोनों इक्वेशन में सिमिलर होना चाहिए, तभी हम ऐसा सॉल्व कर पाएंगे, वरना ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जैसा हम लोग करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है। ये जब करेंगे जब ये फ्रैक्शन में दे रखा हो, हाँ मतलब अभी ये देखो, अभी हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं नजर आ रहा है ना, तो सोच के देखा कि आप बना सकते हैं हम लोग ऐसा ऐसा, तो बन गया, इसलिए सॉल्व हो गया। लेकिन ये बात ध्यान रखना, हमें वैल्यूज किसकी बतानी है आंसर में, एक्स और वाई की, यू और वी की निकाल के मत छोड़ देना, जैसे तुम लोग अभी कर रहे थे। ठीक है, तो देखो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा देखो, एक देखो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मैं क्वेश्चन देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, अच्छा ये जब हम करेंगे तो वापस जो है क्या करके देखना है, इसमें चेक करके देखेंगे, है ना, इस बात का ध्यान रखना। मैंने वहां पे भी ये बात मैंने बहुत बार बोला था कि जो है जो रूट्स आएंगे उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखना है, चेक करके देखना है कि वो उस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो इससे इसके कारण क्या हो रहा है, रूट एक्स्ट्रा रूट ऐड भी हो सकता है और रूट कभी भी कम भी हो सकता है इसके कारण, तो इसलिए ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके जरूर देखेंगे। अगर मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दूँ सॉल्व करने के लिए, वैसे तो कैसी इक्वेशन है, बाय क्वाड्रेटिक, या तो क्या बोलते हो क्वाटिक, कैसी इक्वेशन है, क्वाटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कितने होंगे, 4 रूट्स होंगे। तो वैसे तो सॉल्व करने का तरीका इसका क्या है, 2 रूट दे रखे होंगे, अगर नहीं दिए हो तो क्या, हम हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे 2 रूट, है ना, जैसे क्यूबिक के निकालते थे, तो हिट एंड ट्रायल से 2 रूट निकालेंगे और फिर बाकी के रूट्स डिवीजन एल्गोरिदम से निकालेंगे, है ना। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में डिवीजन एल्गोरिदम लगाने की जरूरत नहीं है, बिना डिवीजन एल्गोरिदम लगाए हुए ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, देखो x² को मान लो u, तो जो पहला वाला जो टर्म है क्या बन जाएगा u², और ये क्या बन जाएगा 3u, और ये क्या बन जाएगा -2 क्या तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, हो जाएगी ना सॉल्व, यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3, निकालो, निकालो,
सॉल्व करो, सॉल्व, यहाँ मत देखो। अगर ये भी तुमसे सॉल्व नहीं होगा फिर क्या सॉल्व होगा? इसमें भी अगर देखने की जरूरत पड़ रही है मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, फिर क्या फायदा? u की बस वैल्यू बता दो, x की बताने की जरूरत नहीं है, बस u की वैल्यू बता दो। हम्म, कौन? 2। ठीक है, इतना टाइम कैसे लग रहा है तुम्हें रूट्स निकालने में? किससे? किससे? तो उससे होगा नहीं, इसलिए तो और मेथड पढ़े हैं। तो u की दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी? एक तो ये आई है -3 प्लस रूट 17/2 और एक आई है -3 माइनस रूट 17/2। लेकिन हमें क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। u किसके बराबर था? एक्स स्क्वायर के बराबर था। मतलब एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? एक तो इसके बराबर है और एक इसके बराबर है ना? u की दो वैल्यूज है, u किसके बराबर था? एक्स स्क्वायर के। अब ये बोलना भी ठीक है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? 3 प्लस रूट 17/2 और 3 माइनस 3 माइनस रूट 17/2। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो ये जो यहाँ जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है क्या है? नेगेटिव है। इतना तो पहचान पा रहे हो ना, ये नेगेटिव होगा ये। और ये वाला क्या होगा? -3 प्लस रूट 17 क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? समझ में आ रहा है कैसे होगा? होगा पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव? 3 और रूट 17 में से कौन बड़ा है? 17 नहीं, ये रूट 17 लिखा हुआ है। 3 और रूट 17 में से कौन बड़ा है? रूट 17 बड़ा है। कैसे? हम्म, तो 3 भी तो पॉजिटिव है। मैं 3 के आगे तो कोई साइन बताया नहीं अभी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 3 और रूट 17 में से कौन बड़ा है, ये पूछ रहा हूँ मैं। क्योंकि उसी के बेसिस पे तो बता पाएंगे कि इस एक्सप्रेशन का पॉजिटिव साइन होगा कि नेगेटिव साइन होगा। जब तुम लोग ये नहीं बता पा रहे कि 3 और रूट 17 में से कौन सा बड़ा है, तो ये कैसे बता पाओगे कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तुक्का मार रहे थे। रूट 17 बड़ा है कैसे? उसकी वैल्यू कैसे बड़ी आएगी? वही तो मैं एक मतलब लॉजिकल आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से। ऐसी लग रहा है, फील आ रही है, ऐसे थोड़ी ना। रूट खोलना पड़ेगा तुम लोगों को। 3 क्या है? बेसिकली रूट 9 और ये क्या है? रूट 17। अब बताओ इन दोनों से कौन बड़ा है? ठीक है, अब तो आ गया क्लियर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती है ना? तो मतलब इसको हम क्या करेंगे, इसको ये मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से नॉन रियल रूट्स आएंगे। देखो हम लोग जैसे एक्स स्क्वायर -2 है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे, लेकिन वो दोनों के दोनों क्या है? नॉन रियल है, तो हम नहीं बता पाएंगे। यहाँ से क्या आएगी? एक्स स्क्वायर की दो वैल्यूज आएंगी, है ना? ठीक है, सॉरी, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी और वही दोनों रूट्स हमारे इस क्वेश्चन के आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दो रियल रूट्स होंगे और दो नॉन रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो इस वाले में क्या था? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी ये अपने आप में क्वाड्रेटिक थी नहीं, लेकिन हमने क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर दिया, है ना? ऐसी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था अभी, वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल था नहीं, लेकिन बना के सॉल्व कर दिया।
तो ये वाला मेथड भी ध्यान रखना है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में काम करेगा, ठीक है, और जल्दी सॉल्व कर देगा। अगर तुम इसे हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करने जाते हैं तो कभी सॉल्व नहीं कर पाते। क्या रूट्स कभी दिमाग में आता, -3 + √17/2 ऐसा हो सकता है क्या कभी? हम तो 1 2 पुट करके देखते हैं, है ना। जिसमें ये वाला फॉर्मूला का हमने पढ़ा कुछ भी, ये वाला मेथड, ये वही तो कह रहा हूँ, जिसमें कन्वर्ट कर सकते हैं दो रूट्स, जिसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ना क्वाड्रेटिक में, उसमें लगाएंगे ये वाला मेथड। क्या है उसमें 2 रूट दे रखे हों या 4 रूट दे रखे हों, अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वाला मेथड लग जाएगा, ठीक है। एक और बात जो है तुम लोगों से करनी है, जो पहला जो क्वेश्चन लिया था हमने, कौन सा लिया था, 1/x + 1/y = 2 और 1/x - 1/y = 3। मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें क्या देता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने ऐसा कर दिया, x + y = 2xy एंड x - y = 3xy, और मैं कहूँ कि इसे सॉल्व करो। तो तुम्हें लग रहा होगा ये तो सेम सवाल दे दिया, इसमें क्या बात है, लग रहा है ना तुम्हें ऐसा? सेम सवाल नहीं है ये, क्या अंतर है दोनों में? अरे इस लगाओ, तुम एलिमिनेशन मेथड लगा के आंसर बताओ। एलिमिनेशन नहीं लगेगा, एलिमिनेशन किस में लगता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, क्या ये है? नहीं है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको इसको क्या करेंगे, करो आंसर बताओ मुझे। सब्स्टिट्यूशन तो लग जाएगा सब में, ठीक है, अगर वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है तब भी सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। और तीसरा मेथड कौन सा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि सिलेबस में है नहीं, लेकिन वो किस में लगता है, वो भी बस हाँ, क्योंकि वो तो हमने बेसिकली एलिमिनेशन मेथड से ही निकाला था ना। तो मतलब अगर तुम्हें सवाल मिले और वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ना हो, तो हमारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, या वो सब्स्टिट्यूशन से होगा। अब सब्स्टिट्यूशन में भी 2 तरीके हैं, एक तो कौन सा हो गया कि हमने सब्स्टिट्यूट करके कन्वर्ट कर दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, और दूसरा हमने कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन जैसे सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन से वैसे सॉल्व कर दिया। अभी तो यही देखा ना हमने। देखो ये जो पहला जो क्वेश्चन लिया था, इसमें जो मेथड 1 है, इसमें क्या लगाया हमने, सब्स्टिट्यूशन ही तो लगाया है, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करी है और फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया है, ठीक है, फिर ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करके देख लिया कौन सा रूट्स है और कौन सा रूट्स नहीं है। और दूसरा मेथड में हमने क्या किया है, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन लगाया है, 1/x को u माना है, 1/y को v माना है, और फिर सॉल्व कर लिया, u और v की वैल्यू निकाल ली है, फिर वहां से x और y की वैल्यूज निकाल ली है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला जो है, तो सब्स्टिट्यूशन में भी 2 तरीके हैं, यहाँ पे भी तो सब्स्टिट्यूशन लगाया था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है, पहले तो तुमसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये और ये एक ही बात है, मतलब मैं तुमसे पहले ये पूछ रहा हूँ, क्या ये जो ऊपर लिखा हुआ है और ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही इक्वेशन है क्या? यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दोनों इक्वेशन नहीं है एक, ठीक है। एलसीएम लेंगे लेकिन सेम आएगा, वही तो यहाँ पे कैच है। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है,
x और y 0 नहीं हो सकता है। क्या यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन है? यहाँ पे तो हो सकता है, अगर तुम x और y को 0 पुट करोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो मतलब x कॉमा मतलब कि x 0 और y 0 क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है ना। क्या यहाँ पे है? यहाँ पे तो बराबर ही नहीं है, तो सोल्यूशन की तो दूर की बात हो गई। ठीक है ना। तो मतलब कैसे सॉल्व करेंगे? पहली बात तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो नहीं है। तो एक रूट हमें देखो दिख रहा है कौन से, इंट्रोस्पेक्शन से। कुछ याद है? सुना ही नहीं है जिंदगी में कभी। तो अरे तो वही थोड़ा भूल जाना है बस। इंट्रोस्पेक्शन से एक रूट तुम्हें क्या आ जाएगा, x कॉमा जीरो, x 0 और y 0 क्या है, दोनों का सोल्यूशन है ना। तो मतलब एक आंसर तुम्हारा ये हो गया। अब दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे उसको, अब इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? दोनों तरफ x y से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 2, और ये क्या बन जाएगा 1/x माइनस 1/y इक्वल्स टू 3। x को x इंटू है ना, हमने किससे डिवाइड किया है, एक्स वाई से डिवाइड किया। और एक्स वाई से डिवाइड क्यों कर पा रहे हैं, हमने साइड में कंडीशन लिख दी है कि x और y 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि वो वाला रूट तो हमने पहले ही जो है अकाउंट में ले लिया है ना, कंसिडर कर लिया हमने पहले ही कि x 0 और y 0 इसका सोल्यूशन है। और हम फिर हमने दूसरा क्या किया, एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, एक्स वाई से डिवाइड किया, फिर तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और जिसे हम लोग सॉल्व करना आता है। अब ये भी सॉल्व करके आए। तो इस जो दो इक्वेशन दी हुई है इसके कितने सोल्यूशंस होंगे, दो। एक तो होगा 0, और एक क्या कौन सा होगा जो अभी निकाला था, -2, 2/5। दो सोल्यूशन आ रहे हैं, और हमें पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के दो सोल्यूशन नहीं होते, या तो 1 होता है, या तो 0 होता है, या तो इनफिनाइट होता है। ठीक है। तो अगर कोई ऐसे देके पूछे, अब पूछे क्या इसके दो सोल्यूशन हो सकता है, तो चेक करके देखेंगे, दो यहाँ पे आया, हम कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है? बिल्कुल। क्या हमेशा आएगा? हाँ, इसके दो आ ही रहे हैं, हमने निकाल के देखा, हमने तो पूरा दो आ रहे हैं इसके। इसमें इनफाइनाइट आ भी सकता है, नहीं भी, कुछ बोल नहीं सकते, इसमें रूल नहीं है कुछ। अगर पेयर ऑफ टू इक्वेशन लीनियर वेरिएबल दिया हुआ है, तो उसमें तो रूल हमने पढ़ा हुआ है कि रूल से हम तुरंत आंसर बता देंगे कि 1 सोल्यूशन है, 0 सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इसमें कुछ रूल नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। कभी इंट्रोस्पेक्शन काम कर जाएगा, फिर इंट्रोस्पेक्शन से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, फिर सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, ऐसे ही करके सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन को। तो ये इसलिए टफ क्वेश्चन माने जाते हैं इस चैप्टर के, कि इसमें कोई मेथड नहीं होता, कि पर्टिकुलर मेथड नहीं पढ़ेंगे इसमें कि एलिमिनेशन से ही करना है, सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, किसी से भी सॉल्व कर दो, इंट्रोस्पेक्शन से कर दिया, फिर सब्स्टिट्यूशन से कर दिया। ठीक है। और वो कैसे पता लगेगा, प्रैक्टिस से पता लगेगा। समझ में आ रहा है? जैसे मुझे प्रैक्टिस से पता है कि इस वाली इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, x 0 y 0 इसका सोल्यूशन है, तुम्हें भी दिख रहा होगा, है ना। तो ऐसे ही तुम्हें भी लग जाएगा पता। क्लियर है? ठीक है। क्या नहीं हो सकता, वो तो ऊपर वाली में नहीं हो सकता ना, इसमें तो हो सकता है। वही तो मैंने समझाया, ये और ये अलग अलग है, सेम नहीं है। वही तो मैंने समझाया तुम लोगों को। ठीक है। चलो कैसे अलग अलग है ये मैंने बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जो लिखा हुआ है 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, अगर मैं तुम्हें इसे सॉल्व करने के लिए बोलूँगा तो क्या करोगे, पहले तो तुम साइड में यही लिख दोगे कि x और y 0 नहीं है, यही तो मैथमेटिक्स का रूल बोलता है, फिर ही आगे सॉल्व करने जाओगे। फिर कोई बोले अरे इसको तो मैं इधर भेज देता हूँ, क्या दिक्कत होगी, चलो भेज दो। लेकिन एक और रूल होता है, ये जो रूल होता है ना A/B = C/D, इसमें रूल ये बोलता है कि B को तुम इधर और D को तुम इधर तभी भेज सकते हो जब B और D 0 के बराबर नहीं है, तभी भेज सकते हो। तो यहाँ पे क्या x और y 0 के बराबर है, नहीं है ना, तो इसलिए तुम लोग नहीं, यहाँ हाँ नहीं हो सकता। तो ऐसा एक मिनट, x 0 के बराबर नहीं हो सकता, y 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है।
क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमने इसको इस तरीके से भेज दिया, तो ये क्या बन गया, 2xy बन गया, ये बन गया। लेकिन यहाँ पे साथ साथ कौन सी कंडीशन है कि x 0 के बराबर नहीं है और y 0 के बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं बस ये लिख के दूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 2xy, तो यहाँ पे तो x 0 के बराबर हो सकता है और y भी 0 के बराबर हो सकता है, और बिल्कुल है। x 0 पुट करके y 0 पुट करके वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा ना। लेकिन इसका क्या होगा, इसका होगा ये जो मैंने जहाँ पे एरो ये दिखाया हुआ है, इसका होगा। फिर वही बात, जब पुट ही नहीं कर सकते तो कैसे हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है साथ में कि x 0 नहीं हो सकता और y 0 नहीं हो सकता, ये कंडीशन है ना। वही तो मैं समझाया कि और ये सेम नहीं है, दिखने में सेम लग रहा है, सेम लिखा है यहाँ पे, कंडीशन भी तो है कि x 0 नहीं हो सकता और y 0 नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्या कंडीशन है कि x 0 हो सकता है y भी 0 हो सकता है, और जो कि है सोल्यूशन है। लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं है क्योंकि x को 0 पुट नहीं कर सकते और y को 0 पुट नहीं कर सकते। लिखा क्या होगा, लिखा वैसे होगा लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए। इसमें कैसे हो जाएगा, जब पुट ही नहीं कर सकते तो सोल्यूशन कैसे हो जाएगा। हाँ तब हो जाएगा, हाँ तब हो जाएगा। अगर ये गिवन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि बस यही लिखा हुआ है, ये गिवन है, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ये लिखा हुआ है, शुरुआत में ये था, शुरुआत में ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है ना, ये कंडीशन लिखा हुआ है। इस कंडीशन का मतलब यही है कि ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, ये ऐसे था शुरुआत में। ठीक है, आया समझ में। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस मेथड से। क्वेश्चन क्या है, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन कौन सी है, 6/x-1 प्लस 3/y-2 इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, निकालो। इसमें हो सकता है, लेकिन इसमें x 1 नहीं हो सकता और y 1 नहीं हो सकता और y 2 नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्यों। तो जब भी ऐसा है ना तो पहले कंडीशन लिख लिया करो, जरूरी नहीं है एग्जाम में लिखेगा कंडीशन, तुम्हें लिखनी है अपने आप से। पहला जो स्टेप है इसको सॉल्व करने का वो यही है कि x 1 नहीं हो सकता और y 2 नहीं हो सकता। क्या आगे चल के अगर हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद हमारा x 1 आ जाए y 2 आ जाए तो उसे रिजेक्ट कर देंगे तुरंत। ठीक है, पहली बात तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन काम नहीं करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम नहीं करेगा। एक ही मेथड बचता है, वो है सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में भी हमने दो टाइप के पढ़ लिए, एक तो है कि एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, दूसरी इक्वेशन में पुट करो, जो कि लंबा मेथड है। और दूसरा क्या था, अगर मैं ये क्लिक कर जाता है कि एक्स वाला टर्म दोनों में सेम है तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, फिर तो कोई सा भी मेथड लगाओ। ठीक है,
कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हो? सेकंड वाला कौन सा था? हो रहा है सॉल्व? कोई सा भी लगा सकते हैं। फिर तो बेसिकली हमें u और v की वैल्यू निकालनी है ना। मतलब x और y कैंसिल हो रहा है, तो u और v कैंसिल हो रहा है, पूरा कैंसिल हो रहा है, पूरा कैंसिल तो नहीं होगा। पहले तो देखो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, x वाला जो टर्म है वो दोनों इक्वेशन में सिमिलर होना चाहिए और ऐसे ही y के साथ होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1/x-1 है, इसको मैंने मान लिया u, और 1/y-2 को मैंने मान लिया v। तो जो पहली इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म होगी, किस फॉर्म में हो जाएगी, 5u प्लस v इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6u प्लस 3v इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा मेथड लगाया तुमने, एलिमिनेशन लगा लेता हूँ मैं, इसको मैं 3 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 15u प्लस 3v इक्वल्स टू 6, और ये क्या है, 6u प्लस 3v इक्वल्स टू 1। दोनों इक्वेशन को मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 9u इक्वल्स टू 5। क्या बच जाएगा, 9u इक्वल्स टू 9u इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/9। फिर मैंने क्या किया, u को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो और वहाँ से v की वैल्यू निकाल लो। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5/9 प्लस 3v इक्वल्स टू 1।
तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 10/3 प्लस 3v इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 प्लस 9v इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से 9v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -7। v कितना आ जाएगा, -7/9। ये आ रहा था तुम्हारा uv, तो और क्या आ रहा था, x-1 को u मानोगे, बिल्कुल ठीक बात, दोनों में सेम है। तो क्या बन जाएगी फिर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बन जाएगी। अगर सिर्फ तुम x-1 को u मानो और y-2 को v मानो, तो क्या वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बन जाएगी, नहीं बनेगी ना। मल्टीप्लाई क्यों होगा, जो पहली वाली टर्म है उस बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 5 × 1/x-1। इसमें कुछ दिक्कत 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 है इसमें कुछ, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। ये क्या है हमारा u, अब कुछ दिक्कत, अब ठीक है, मतलब u कितना आ गया, 5/9। अब u मैंने किसको माना था, 1/x-1 को। यहाँ से क्या निकालेंगे, x निकालेंगे और y निकालेंगे। ये बेसिकली यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे, कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 = 5x - 5। तो यहाँ से 5x के लिए कितनी आ जाएगी, 15 14 है ना, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 14/9। और ऐसी v की मदद से क्या निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे। क्या वो यहाँ पे 14/5। और ऐसे ही हम लोग v की मदद से क्या निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे। बिल्कुल क्लियर है। देखो सब्स्टिट्यूशन में दो मेथड हमने पढ़े, एक तो हमने ये पढ़ा कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। लेकिन जो ये वाला मेथड है ना सब्स्टिट्यूशन का, ये सब में काम नहीं करेगा, ये सब में काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये वाला जो कर रहे हैं ये भी सब में काम नहीं करेगा, है ना, ठीक है ना, ये भी सब में काम नहीं करेगा। मतलब तुम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो और दूसरी इक्वेशन पुट कर दो, ऐसा हमेशा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुम्हें लग जाएगा बता कब नहीं, देखो जब तुम्हें ऐसा लगे दिखे तो ऐसे सॉल्व कर देना, जब तुम्हें ऐसा नहीं दिखे तो ऐसे सॉल्व कर देना, हाँ। और ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि उससे भी ना सॉल्व हो रहा हो इससे भी ना सॉल्व हो रहा हो, क्योंकि ऐसे तो मतलब लाखों ही क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। तो हमें तो वो सॉल्व करना है जिसका प्रोसीजर हम लोगों को पता है, ठीक है। तुम्हें कोई ऐसी क्वेश्चन नहीं देगा जो सॉल्व ही ना हो रहा हो, है ना, ठीक। अब डाउट पूछो, एक दो क्वेश्चन तो डिस्कस कर सकते हैं। एक में, हाँ दूसरे में बताया तो मैंने, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे और भी दूसरी क्वेश्चन में पुट करेंगे। इसमें एज्यूम कर रहे थे ना, मतलब एक टर्म को हमने एज्यूम कर लिया, इसमें एक्सप्रेस थोड़ा किया हमने, तो इसमें हमने एक टर्म को एज्यूम कर लिया, यू एज्यूम कर लिया, फिर हमने पुट किया, हाँ सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए तो ये मेथड बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। दोनों मेथड सेम ही है, मतलब नाम सब्स्टिट्यूशन है वो इसलिए है क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्रोसीजर तो थोड़ा अलग अलग है ना दोनों का। बात समझ में आ रही है, दोनों इक्वेशन बना के, मतलब समझा नहीं मैं, हाँ
हाँ, उसमें u और v मानने की जरूरत नहीं है, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकालेंगे और दूसरी क्वेश्चन पुट कर देंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे ये बोला, ये हमेशा तुम लोग नहीं कर पाओगे, हमेशा एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, हमेशा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला है कि ये वाला मेथड हमेशा काम नहीं करेगा और दूसरा मेथड भी हमेशा काम नहीं करेगा। जिसमें हमें एक्स वाली टर्म और वाई वाली टर्म सिमिलर नजर आ रही होगी, उसमें तो दूसरा मेथड लगाएंगे, है ना। तो दोनों मेथड हमेशा काम नहीं करेंगे, लेकिन तुम दिक्कत मतलब तुम्हें तो वही क्वेश्चंस मिलेगा जिसमें 11 मेथड काम करेगा, ठीक है। 3.4 का हाँ, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें क्या दिक्कत हुई? तो ये तो मैंने बोला था कि जब भी कब डाउट हो कि किससे मल्टीप्लाई करना है, वैल्यूज अज्यूम करके देख लो। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे किन दो लोगों के बारे में बात हो रही है, नूरी और सोनू, ठीक है। तो नूरी की एज मान लेते हैं हम लोग x और सोनू की मान लेते हैं y। अब आज से 5 साल पहले नूरी की एज कितनी हुई होगी? x-5 और सोनू की y-5। अब तुमसे क्या बोल रहा है कि जो नूरी थी वो सोनू के एज की थ्राइस थी, है ना। मतलब नूरी अगर 15 थी तो सोनू कितना था? 5। नूरी थ्राइस थी, तो 3 को किससे करेंगे? सोनू से करेंगे, ठीक है ना। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसी दूसरी इक्वेशन भी बना लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो जब भी अब कभी डाउट हो कि मल्टीप्लाई किससे करना है, तो वैल्यूज एज्यूम करके देख लो, जो सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज एज्यूम कर लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा किससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें तो सेम बनाना है ना, ठीक है। ये हाँ, इसमें तो है, ये है ना, ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है कि नहीं है ना, बिल्कुल है। अभी आगे वैसे भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे जिसमें होगा नहीं, तो उसमें हमें सॉल्व वैसे ही करना पड़ेगा, रिड्यूस करके, ठीक है। फोर्थ वाला, ठीक है। और तनन, कोई डाउट? 3.3 का, 3.2 का, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसमें तो वो देखना पड़ेगा ना कि जो बेसिकली लीनियर इक्वेशन बन रहा है वो कैसा है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इस बात पे डिपेंड करेगा ना। मतलब चेक करना पड़ेगा कि यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है कि जीरो सोल्यूशन है, चेक करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, जरूरी, मैंने बताया था चेक करने का। कैसे, मतलब क्या डायरेक्ट आ जाएगा, समझा नहीं मैं। हाँ हाँ, सॉल्व हो जाएगा, तो क्या दिक्कत हुई? तो डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हो इसका मतलब चेक, बेसिकली तुमने चेक नहीं किया क्योंकि एग्जिस्ट करता है। मतलब ऐसा भी इक्वेशन बन सकता है जिसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी उसमें। इनफाइनाइट होगा तो बहुत सारे एग्जिस्ट करेंगे। हाँ हाँ, स्ट्रेट लाइन बनेगा, दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे, ठीक है। क्या बताऊँ इसमें?
सिंगल मतलब तो क्या दिक्कत होगी यूनिक में? टेन स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, उन्होंने मैथमेटिक्स क्यूज में पार्टिसिपेट किया और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है क्या है 4, 4 ज्यादा है किससे? बॉयज से। तो नंबर ऑफ बॉयज को मान लो x, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा? x + 4। और कुल मिला के हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। 10 ठीक है। y मान लो, ये ठीक है क्योंकि हम वैसे सॉल्व कर रहे हैं ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं, तो y मान लो। एक इक्वेशन हमारे पास क्या है कि पहली बात तो बॉयज और गर्ल्स हैं। 10th क्लास के स्टूडेंट्स में कौन कौन से हैं? बॉयज और गर्ल्स हैं। और कुल मिला के बच्चे कितने हैं? 10। मतलब x + y की वैल्यू कितनी होगी? 10। और हमें ये बोला हुआ है, इसको मैंने माना है बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, और ये क्या नंबर ऑफ गर्ल्स है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है कि जो गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है, मतलब x + 4 = y। y वाला है गर्ल्स और x वाला है बॉयज। हाँ हाँ, तो फिर क्या? y 4 किस में जोड़ेंगे? y में कि x में? गर्ल्स ज्यादा है ना। अगर गर्ल्स है 16 तो बॉयज कितने हैं? 12। तो इसमें 4 जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेना। जो भी आया वो क्या ज्यादा हो जाएगा? x + y = 10 है और x + 4 = y है। पहली वाली इक्वेशन पुट कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 2x + 4 = 6। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा? 3 और y कितना हो जाएगा? 7। 3 और 7 को जोड़ने से 10 ही तो आता है। सेवंथ क्वेश्चन, हाँ क्या दिक्कत हुई इसमें? ट्रायंगल क्यों नहीं बनेगा? दो स्ट्रेट लाइन दी हुई है हमें, ठीक है। बोल रहा है कि ट्रायंगल बनाओ, मुझे कोऑर्डिनेट निकालने ट्रायंगल के फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ये है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। इधर देखो, अब मान लेते हैं कि पहली स्ट्रेट लाइन बनती है कुछ ऐसे, ठीक है, और दूसरी स्ट्रेट लाइन बनती है कुछ ऐसे, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे बोल रहा है कि जो ट्रायंगल बनता है इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को मिला के और एक्स एक्सिस को मिला के, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और उस वाले रीजन को शेड करना है। तो ये जो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस को मिला के कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ट्रायंगल ABC बन रहा है ना। इसको शेड करना है, शेड कर दो। लाइन पैरेलल आ रहा है, कहाँ पैरेलल आएगा? नहीं आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन सही है। लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल तो आ ही नहीं सकता। क्या माइनस वाला लेंगे? माइनस वाला लेंगे, मैं समझा नहीं मतलब। हाँ, ग्राफ बनाने के लिए। हाँ, तो क्या उससे कोई दिक्कत नहीं है? पैरेलल नहीं आएगा, गलत बनाया फिर, नहीं आएगा पैरेलल। ठीक है, ये बार फिर से घर जाके बनाना, पैरेलल नहीं आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा। जो रूल अगर लगाओगे, जो रूल मैंने पढ़ाया है, वहां से भी लाइंस कैसी आएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसलिए लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी।
बोला ग्राफ गलत बना है, ठीक है। और कौन सा डाउट है? 3.4 का 9, 3.4 में 9th क्वेश्चन का है। बिल्कुल टैक्सी वाला सवाल है ये, फिक्स्ड है और जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा जो लगता है चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, बिल्कुल वैसा सिमिलर सा सवाल है जो कल हमने टैक्सी वाला देखा था। कुछ है नहीं इस सवाल में। अच्छा अच्छा, मीना बैंक गई और उसने कितने रुपए निकाले? 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹15 एंड 100 रुपीज ओनली, है ना, बस 50 और 100 के रुपए ही उसे चाहिए। और उसे कितने नोट्स मिले हैं? 25 नोट्स मिले हैं उसे। तो नोट्स मेरे को बताने हैं कि 50 और 100 के नोट्स कितने हैं। 50 के नोट्स मान लो x और 100 के मान लो y। क्या इन्फिनिटी हो सकता है? इन्फिनाइट सोल्यूशन हो सकता है। इन्फिनिटी मतलब क्या? मतलब ऐसा हो सकता है कि इन्फिनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम दे ही इस तरीके से रहा है, वो बनाएगा इस तरीके से कि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। x प्लस वाई कितना है? 25, है ना, दोनों के कितने हैं? 25। अब बोल रहा है कि कितने रुपए निकाले उसने? 2000 रुपए निकाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। ये बन गई हमारी दूसरी क्वेश्चन। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया कैसे बनाया मैंने? नहीं आया? 50 रुपीज की वैल्यू है, x तो नंबर ऑफ नोट्स हैं, ठीक है, ठीक है ना, हो गया। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास, आगे देखेंगे। तो इसमें जितने कल की तुम्हारी छुट्टी भी है, तो जितने क्वेश्चन है सारे सॉल्व कर लेना है इसके, ठीक है, आखिरी एक्सरसाइज के भी। और जो भी जो डाउट्स होगा वो मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो चलो।